नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नसल दस्तक। इस देश की विडंबना देखिए। आज एक आंकड़ा देख रहा था कि मध्य प्रदेश में 7% जनरल कैटेगरी के लोग हैं और उनको 10% रिजर्वेशन मिला है। आज तक 27% आरक्षण जो है वो देश के कई सारे राज्यों में लागू नहीं है। शायद बिहार, यूपी ऐसे 2-3 राज्य हैं जहां ज्यादा एक्टिविज्म हुआ तो 27% आरक्षण लागू है। बाकी जगह तो 27% आरक्षण ही लागू नहीं है। मध्य प्रदेश में आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी। कमलनाथ आए थे, सीएम बने थे, उन्होंने कहा था रोक लगा दी गई। छत्तीसगढ़ में अब भूपेश बघेल सीएम बने, उन्होंने कहा वहां रोक लगा दी गई। सारे फैसले कोर्ट से आते हैं और आरक्षण रोक दिया जाता है। मेरा माइक ऑन है कि नहीं? हेलो। क्रीमी लेयर को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, आरक्षण को लेकर बात करेंगे। लेकिन और क्रीमी लेयर पर नया जो खेल शुरू हो गया, उसको भी कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव तक चला जा सकता है। और राजस्थान में जो हाई कोर्ट में जो आज माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो आज फैसला है उसमें भी कहा है वहां बाइपोल चुनाव होना है। तो ओबीसी के वोट सबको चाहिए। ओबीसी से डरता सब है लेकिन उसके अधिकार को नहीं देता है। तो क्या ओबीसी के लोग अक्षम है, वो सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है, ये वजह है या सरकार उनको राजनीतिक रूप से बेवकूफ समझती है? क्या है वजह? हमसे बात करने के लिए आज सुधांशु कुमार हैं, डूटा में रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। विजय कुमार है, ओबीसी महासभा के संस्थापक हैं। अनिल जैन साहब को आप जानते हैं, आरक्षण की लड़ाई को उन्होंने नजरों से देखा है, ओबीसी मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट होते हुए। प्रोफेसर सूरज मंडल है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी लंबा इस लड़ाई को देखा है। विजय, क्या हुआ आज हियरिंग में जो मध्य प्रदेश में आप लोग को कब से, मतलब कितना % आरक्षण है मध्य प्रदेश में, आपको बता देखिए, मध्य प्रदेश में टोटल SC/ST OBC मिला के 86% है, जिसमें आज हम ओबीसी की बात कर रहे हैं। ओबीसी को नहीं, मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ। मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ केवल। मध्य प्रदेश में 54% आबादी ओबीसी की है और उसके बावजूद अभी कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, केवल 14% आरक्षण ऑन रिकॉर्ड दिया हुआ है। यदि हम जमीनी आंकड़े बात करें तो केवल हमारे 4.5 या 5% हमारे लोगों को नौकरी मिली है अभी तक। स्थिति ये है कि कांग्रेस की सरकार आई या भाजपा की सरकार आई, जिस तरीके से कमलनाथ सरकार आई पिछले 15 महीने का घर कर रहा और उसमें उन्होंने, क्योंकि ओबीसी का बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ मध्य प्रदेश में हुआ और उसमें ओबीसी महासभा के द्वारा लगभग 2 बार पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा करी गई। उस यात्रा के बाद में एक दबाव बना और कांग्रेस ने चुनाव में जो उनका जो वचन पत्र था उसमें उन्होंने ये बात कही कि जैसी सरकार हमारी आती है हम मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू करेंगे। बहरहाल लगभग चुनाव के सरकार बनने के 5 या 6 महीने तक उन्होंने ओबीसी की कोई बात नहीं करी। कई बार उसके बाद में ज्ञापन दिए गए, कई बार उनको धरने किए गए। तो कांग्रेस सरकार ये जागी कि नहीं, जिस वचन को हम लोगों ने बोला था मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण को देना पड़ेगा। उन्होंने कैबिनेट में फैसला लिया। उन्होंने लगभग चुनाव के 6 महीने बाद मध्य प्रदेश के अंदर 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा करी। बाकायदा उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, कैबिनेट में पास किया और आप देखिए कि उसके कुछ दिन बाद ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट में एक पिटीशन सामान्य वर्ग के द्वारा लगाई जाती है कि ओबीसी का आरक्षण इंदिरा सहायनी कारण से 50+ से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि 10% जो EWS का जो मामला था, आगे आधार पर आरक्षण का जो सामान्य वर्ग का जो बोला गया, वो इमीडिएट उन्होंने रातों रात पूरे देश में लागू कर दिया। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जैसे ही ओबीसी की बात आती है तो वहां पर कई याचिकाएं लगी। लगभग 12 से 13 याचिकाएं सामान्य वर्ग के द्वारा लगाई गई। आप लोगों को आरक्षण कितना % है अभी ओबीसी को? केवल 14% ऑन रिकॉर्ड है अभी, लेकिन मिलता जो है जमीन पे वो केवल 4 से 5% मिल रहा है। अच्छा, और कुछ जानकारी है विजय, किस किस राज्य में कितना, कहाँ 27% नहीं इम्प्लीमेंट है अभी तक? देखिए, झारखंड की हम बात करें वहां पर भी अभी नहीं है, ठीक है। राजस्थान वाले भी अभी सर्वाइव कर रहे हैं उस तरीके से। ऐसे कई राज्य हैं जहाँ जैसे तमिलनाडु वगैरह में 30% और 33%, बिहार में वगैरह वो राज्यों में लागू है। लेकिन छत्तीसगढ़ की हम बात करें, भूपेश सरकार जब आई तो भूपेश सरकार ने वहां पर 27% आरक्षण लागू किया। तो लगभग उसमें 72 और 82 की उन्होंने जो संज्ञान दिया कि वहां पर EWS को मिला लेते हैं तो 82%। तो क्या लग रहा है आज जो हियरिंग के अब कब डेट, अगला सुनवाई कब है? 18 तारीख का, 18 अगस्त को उन्होंने सुनवाई की डेट दी हुई है। बाईपोल होना है, सरकार की सांस अटकी हुई है। बाईपोल में अगर बीजेपी जीतती है तो रहेगी सरकार, नहीं तो फिर कांग्रेस आ जाएगी। क्या लग रहा है, चुनाव को लेकर डिले किया जा रहा है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ कांग्रेस हो या भाजपा सरकार हो, दोनों ही ओबीसी का केवल शोषण करना चाहती है
और बहुत स्पष्ट मैं कई प्लेटफॉर्म पे सबको जहीन साहब, क्या जानकारी है आपको कि देश के किन किन राज्यों में 27% भी कम से कम लागू, मतलब इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा है, कम से कम कागजी लागू कहाँ कहाँ तक? 27% ज्यादातर स्टेट्स में है, लेकिन जिन स्टेट्स में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, तो क्योंकि ये नियम है कि आदिवासी को और शेड्यूल कास्ट को उसकी आबादी के अनुसार आरक्षण देना ही है, तो उस नस्ते जैसे मध्य प्रदेश में दोनों का मिलाकर के 36% हो जाता है SC/ST का, तो 14% बचता है, तो इस बिना पर दिया गया था। लेकिन वो 14%, वो 50% की सीमा जब EWS आरक्षण में इन्होंने तोड़ दी, तो ये जो 27% है, या जो हमारा 54% बनता है, वो मिलना चाहिए। ये एक सिद्धांत की बात है। तमिलनाडु में 27% से भी ज्यादा है, टोटल, हाँ, वहां टोटल 69% है। लेकिन वहां जयललिता ने एक अच्छा काम किया था, नरसिम्हा राव को जब समर्थन दिया, तो वो जो उन्होंने 69% आरक्षण किया, वो कुछ प्रेसिडेंट का ऐसा कोई नियम होता है, प्रेसिडेंट रूल करके उससे पास करा करके उसमें ऐसे कर दिया कि वो उसको लेकर के कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। तो देश में एक ही ऐसी स्टेट है तमिलनाडु की जहां पे 50% से ऊपर आरक्षण है टोटल। मंडल साहब कहाँ चूक हो रही है? आप बिहार, ये क्रीमी लेयर वाला मामला लटका हुआ है, मैं सुधांशु से आऊंगा, वो विस्तार से बताएंगे। क्रीमी लेयर वाला बिहार चुनाव तक लटका दिया जाएगा, फिर आपका मुझे लगता है लटका ही दिया जाएगा, इस वजह से क्योंकि जो वोट भाजपा समझती है उसकी है। उदाहरण के लिए जो गैर यादव OBC हैं, उन पर वो उनका जो है काफी प्रभाव रहता है, तो उसको भी इस क्रीमी लेयर के आदेश से विपरीत प्रभाव उन पर पड़ रहा है, जिसके कारण वो नहीं चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की उनके अपने वोट का 1% भी अगर खिसकेगा तो बिहार में उनकी सरकार का की तो चांस की दूर दूर तक बात नहीं रहेगी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अभी जो जिस जोर शोर से इन्होंने शुरू किया था कि लागू वो OBC कमीशन को बुलाकर और PMO के दबाव में और RSS के नेताओं के दबाव में OBC कमीशन न चाहने के बावजूद उनसे अनुशंसा लेकर और उसमें जो क्रीमी लेयर का संशोधन वो पास करना चाहते थे, जिसके तहत अब जो ले रहे हैं आरक्षण उनकी संख्या में बहुत बड़ी कमी हो जाती, और जिन लोगों को वो कह रहे हैं कि हम देंगे वो एलिजिबल ही नहीं रहते। वो कई सारे लोग उस पोस्ट के लिए अभी भी कम ही है जो आरक्षण के प्रतिशत है उससे। तो मेरे हिसाब से बिहार की चुनाव के मद्देनजर अभी भारतीय जनता पार्टी हैज डेवलप्ड अ कोल्ड फीट, और उनको लगता है कि शायद इसमें थोड़ी देरी करनी। पिछले बार बिहार चुनाव का ही समय था जब मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा और चुनाव हार गए थे। सुधांशु, क्या अब तक अपडेट है आपको? आपकी जानकारी क्या है, क्या करेंगे ये लोग? आरक्षण एक तो जो अभी आप पूछ रहे थे, मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं स्टेट्स वाला। 2 महत्वपूर्ण राज हैं, जैसे अभी विजय जी ने बीजेपी और कांग्रेस का तो बताया दिया, मैं लेफ्ट का बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल 14%, केरल, त्रिपुरा 0%, त्रिपुरा में है ही नहीं, केरल का में भी 27% वहाँ है ही नहीं। तो ये जो मैं बार बार ये चीजें इसलिए कहता हूँ कि देखिए SC/ST रिजर्वेशन की एक्सेप्टेबिलिटी रही है, और वो लगभग सवर्ण समाज ने भी उसको कहीं न कहीं अपना लिया है और मान लिया है कि नहीं इनको मिलना चाहिए। OBC रिजर्वेशन को अभी 27 साल हो गए, OBC रिजर्वेशन को बिल्कुल कोई पार्टी, कोई दल, कोई संगठन एक्सेप्ट जो सोशल जस्टिस से जुड़े हुए संगठन है उनके अलावा कोई स्वीकारने को तैयार नहीं है। सवर्ण समाज नहीं मानना चाह रहा है, उसकी नजर सिर्फ 27% खत्म हो, इस पर OBC आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। नहीं, उसकी वजह है, देखिए उसकी वजह है, उसकी एक बड़ी वजह ये है ना कि ठीक है कि हम सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन आबादी इतनी ज्यादा है कि जो दबदबा वाला लड़ाई होता है सोशल स्ट्रक्चर के बीच में कि आपका इस शहर में या इस गांव में आपका दबदबा होगा कि उसका दबदबा होगा, उसमें OBC उनसे पिछड़ता नहीं है, ये सच्चाई है। तो कहीं भी नहीं, हाँ, तो इस वजह से वो लोग पॉलिटिकली भी आप देखिए बहुत ज्यादा, जैसे 2-3 स्टेट में काफी दिनों तक
रहा और अब इनके आपस के झगड़ों की वजह से जो है दिक्कत आ रही है। अदरवाइज काफी सारे स्टेट ऐसे हो गए थे जहां पर ओबीसी के ही की लीडरशिप रहती थी। लेकिन सर आप संख्या में ही भारी हैं, बाकी आप कोर्ट में जज नहीं है। आज हमने ओबीसी महासभा का देखा वो एक है, अलग चीज है, वो एक आप अलग चीज जज नहीं है। जेएनयू में आपके पास आप एक प्रोफेसर हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर नहीं है, तो इस संख्या का लेकर क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए देखिए इंडिया नहीं है। क्या है, देखिए संख्या बल की ताकत को अगर सत्ता की ताकत मिल जाएगी तो फिर क्या बदलाव होगा उसको समझ रहे हैं ना। तो संख्या बल की ताकत को सत्ता से दूर रखने की कोशिश हो रही है, इसलिए बहुत जागरूक रहते हैं ये लोग ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ। इसको बहुत प्लानिंग से आप सोचिए, मैं आपके पॉइंट्स पे आऊंगा, जो आपने सवाल पूछा मैं वो डिटेल भी दूंगा। मैं खाली एक, अब मान लीजिए नीट वाला जो रिजर्वेशन है मेडिकल में SC ST को दे रहे हैं और ओबीसी को देने में फिर क्या दिक्कत है? ओबीसी में लॉजिक लगा रहे हैं कि अलग अलग स्टेट में जो ओबीसी का रिजर्वेशन अलग अलग है। सच्चाई है कि SC ST का रिजर्वेशन भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। हाँ है, वो गुजरात में उनका 7। तो आपकी लड़ाई SC ST से है, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई SC ST से बिल्कुल नहीं है, और हम SC ST के साथ खड़े हैं। हम दो लोग मिल के लड़ते हैं हर मुद्दे पे। मैं आज भी ट्विटर स्टॉर्म चल रहा था तो मैंने SC ST के भाइयों से मदद लिया है, लेकिन मैं केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। अच्छा जैन साहब, वो जो पहले जो SC ST के खिलाफ ओबीसी को खड़ा करते थे उसमें कुछ कमी आई है आरक्षण के मुद्दे पर? ओबीसी को अब लगने लगा कि उनका हक कौन खा रहा है? SC ST अपने हक के हिस्से में है, वो अपनी रोटी खा रहा है। ओबीसी का रोटी कौन खा रहा है? ये समझ में आ रहा है लोगों को कि उसका हिस्सा कौन खा रहा है? देखिए ऐसा है कि जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो उससे पहले SC ST के आरक्षण पे बहुत हमले होते थे उस समय, क्योंकि सवर्ण समाज के सामने वही थे SC ST वाले जो आरक्षण लेते थे, तो लगातार उनके खिलाफ हमले होते थे। तो जैसे ही हमला ये मंडल आयोग लागू हुआ तो उस समय के जो हमारे नेता थे केंद्र सरकार में, VP सिंह, शरद यादव, पासवान जी भी थे उस समय हमारे साथ, तो उन सब ने कहा था कि देखिए अब क्या है कि एक जैसे दिल्ली की सुरक्षा के लिए एक बात था, भाई हाँ, अब एक चारों ओर एक आउटर डैम और बन गया है, मतलब एक किले की दीवार बाहर और एक और बन गई है। अब कोई हमला होगा तो पहले बाहर की दीवार झेलेगी उसको, अंदर वाले बिल्कुल सुरक्षित हो चुके हैं। तो जब से ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ है, ये समझे कि SC ST के तो कोई अब सोच भी नहीं सकता उसके ऊपर कुछ बात उठाने की आरक्षण के ऊपर। हमला वो पहले जो है बाहरी दीवार पे करेंगे, ओबीसी पे करेंगे, और वही हो भी रहा है, हम देख रहे हैं। तो आप दूसरी बात जो है, ओबीसी में भी पहले जो था जब तक उनका आरक्षण नहीं था तो उसमें एंटी SC ST फीलिंग वही रहती थी, काफी ज्यादा रहती थी। लेकिन पिछले 20-30 साल में मंडल लगने पे, मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मेरी उम्र जो है करीब 63-64 वर्ष हो चुकी है। आप लग नहीं रहे हैं, अभी आप बहुत जवान हैं। हाँ। ये सब सामाजिक न्याय की जो लड़ाई की ऊर्जा है उसका आप लोगों के साथ का बात है। तो ये जो पिछले 30 साल में मैंने बदलाव देखा है लोगों के व्यवहार में, समाज में, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। समाज में बदलाव बहुत मुश्किल आता है। आज ही मेरी एक किसी से बात हो रही थी, राजस्थान के भाई हैं हमारे, भरतपुर के, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा से लगते हैं। वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सी चेंज आ चुका है। वो भी लगभग 60 साल की उम्र के, बहुत ऊंचे पद पे डॉक्टर हैं भारत सरकार में। तो ये जो परिवर्तन आया है इसका आपको कभी ना कभी रिजल्ट मिलेगा, देर सवेर, और मुझे लगता है कि अब जल्दी मिलेगा। ओबीसी में, SC में, ST में एकता लगातार बढ़ रही है और सामाजिक चेतना आ रही है, ये है। हाँ जी। हाँ मंडल साहब, क्या लग रहा है आरक्षण वाले भाई तो अब तो जनरल कैटेगरी के 10% EVS वाले भी भाई हो जाए? नहीं भाई तो हम तो जनरल जिसको आप कहते हैं अनरिजर्व कैटेगरी, वो भी भाई है। गरीब तो बहुजनों के आंदोलन का हिस्सा रहा है, शोषित नहीं। यहाँ गरीबी का पैमाना ये है कि गरीब तो सिर्फ उनको ऊंची जाति में दिखाई पड़ता है, ये अफसोसजनक बात है। जब भी होती है, एडमिशंस होते हैं, सुधांशु जी दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में हम लोग देखते हैं, EWS कैटेगरी में अगर गलती से कोई बैकवर्ड क्लास का आ गया तो उसको तो लोग चाहते हैं कि कब उठा के फेंक दें कॉलेज के बाहर, जो लोग वहाँ एडमिशंस करते रहते हैं। लेकिन मैं शंभू जी एक अहम बात कहना चाहता हूँ कि अभी देखिए किस तरह से लगातार आरक्षण पर हमला है और वो SC ST को भी प्रभावित कर रहा है। पहला हमला ये है कि जितने रोजगार के जो साधन है, रोजगार की जो व्यवस्था है, वो लगभग सरकार की ओर से छिन्न भिन्न कर दी गई है, और सरकार ने औपचारिक रूप से कैबिनेट फैसला ले लिया कि अब वो आंकड़े लोगों तक नहीं पहुंचाए जाएंगे पिछले साल ले। दूसरी बात है कि जो
जहां सबसे अधिक रिक्रूटमेंट होता था, रेलवेज, जहां सबसे अधिक रिक्रूटमेंट होता था, PSUs, औने पौने भाव में लगभग वो जो चाहते कॉर्पोरेट्स हैं अडानी अंबानी जैसे, उनके हाथ में सौंपा जा रहा है। वहां आरक्षण लागू नहीं है, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, जबकि मंडल कमीशन की जो अनुशंसा है वो स्पष्ट रूप से कहती है कि जहां भी सरकारी हस्तक्षेप है, जहां भी सरकार की ओर से लोन लिया गया है, जहां भी सरकारी बैंक से लोन लिया गया है, जहां भी सरकारी जो संसाधन है उनका उपयोग किया गया है, वहां आरक्षण ओबीसी के लिए भी और SC/ST के लिए भी लागू होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात जो एटीट्यूड की बात, ये कुछ भी कह लें, भारतीय जनता पार्टी, और आपने अभी जिक्र किया मोहन भागवत पिछले चुनाव में क्या कहे, और इसी तरह एक नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने बयान दिया था कि हम आरक्षण को इस हद तक पहुंचा देंगे कि उसके रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे ओबीसी और आदिवासी और दलित जो भाई हैं, और जिनको मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, हाँ, जो हमारे मुस्लिम समाज में बैकवर्ड्स जो हैं, पसमानदा जो हैं, और जो EWS के भी लोग जिनको अभी मिला है मौका, सभी को समझना होगा कि आपको रोजगार ही नहीं मिल रहा है तो आप कहाँ से आरक्षण लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये जो क्रीमी लेयर के माध्यम से हमला, और उसके पहले आप देख रहे हैं कि नीट में कह दिया गया नहीं देंगे, कोई लॉजिक नहीं। वो जो सुधांशु जी बोल रहे थे वो था कि एक ही लॉजिक को दोनों जगह नहीं अप्लाई किया जा रहा है, एक जगह अप्लाई किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी ऐसा तबका है समाज का कि अगर वो एम्पावर्ड हो जाएगा तो सवर्ण समाज को अपना जो वर्षों पुराना जो एकाधिकार है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो है, उससे उनको हटना पड़ेगा। और वो जानते हैं, और आपको शंभू जी मैं बता दूं कि सबसे अधिक प्रॉब्लम इनको सिविल सर्विसेज से होता है। अब लैटरल एंट्री कर दिया गया है, यानी कि चाहते जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके यहाँ जो चपरासी हैं, जिनका मापदंड कोई नहीं है, वो उनके यहाँ बड़े पद पे काम करते होंगे, उनको सीधे सीधे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर IAS में एंट्री दी जा रही है बिना रिजर्वेशन। 9 लोगों को लाया गया, उसमें सारे सवर्ण, 6 ब्राह्मण, एक कायस्थ, एक ठाकुर, और इसी तरह एक बनिया। तो इस तरह से अगर वो करेंगे। अच्छा, मैं समझ गया सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, घर बसा नहीं लुटे, मतलब अभी तो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ और आरक्षण लगभग खत्म है, रेलवे बेचे जा रहे सारे प्राइवेट। मैं विजय लगातार सड़कों पर होते हैं, चूंकि समाज में काम कर रहे हैं, आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में है। विजय जो ओबीसी के युवा हैं जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, चूंकि आप में मैंने देखा है महिलाएं को आपने बहुत जोड़ा, रीचा पटेल कोई है जो आपकी यूथ विंग में है, तमाम है, क्या रिस्पांस है? क्या हम लोग तो, मेरे गांव में जितने ओबीसी के लोग हैं जो मिल में नौकरी करते हैं या 10+2 या मैट्रिक पास करके जो देश भर में काम करते हैं, हमारे गांव का एक मेरा दोस्त है वो भी ओबीसी है, उसने एक ग्रुप बना दिया पंचायत का, और मैं उस पंचायत में जब देखता हूँ लिस्ट में, तो ओबीसी के जितने बच्चे मेरे तरह जो साइकिल, रिक्शा, ठेला, कपड़ा के फैक्ट्री में काम कर रहे थे, मैं पत्रकारिता करने लगा ग्रेजुएशन करने के बाद या JNU आने के बाद, तो वो सब गाली देते हैं आरक्षण को, ओबीसी। तो क्या ये जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए तो मैं जानता हूं, जो नहीं पढ़ेगा वो आरक्षण कैसे समझेगा? आप जब जाते हैं तो हाई स्कूल 10+2 या ग्रेजुएशन करने के बाद लोग समझ पा रहे हैं ग्राउंड पर ओबीसी के बच्चे, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के बच्चे तो समझ रहे हैं कि आरक्षण बहुत जरूरी है। शेड्यूल ट्राइब की भी स्थिति ठीक नहीं है, जैसे जनरल का नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी कहता है कि जो स्कूल ही नहीं गया वो कहता है कि आरक्षण नहीं होता तो मैं कलेक्टर होता, जबकि कलेक्टर बनने के लिए बेसिक योग्यता ग्रेजुएशन है। जो मेरे साथ हुआ, एक मेरे दुकान पे पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कितने पास है, तो 8वां पास है। मैंने कहा तो आपको आरक्षण से क्या दिक्कत है? तो नहीं, आरक्षण नहीं होता तो मैं कलेक्टर होता। मैंने कहा भाई कलेक्टर बनने के लिए BA पास करना जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब था उनमें इतनी सोशल अवेयरनेस है। क्या आपके ओबीसी समाज में ये सोशल अवेयरनेस आ रहा है, या मेरे गांव के तरह ही मामला है, सब गाली दे रहे हैं आरक्षण को? शंभू भाई, जैसे तो अनिल जैन सर हैं, सुधांशु जी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं यहाँ पे मंडल जी। लगभग मैं बेसिकली बीटेक इंजीनियर हूँ, और मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी रहा हूँ, और कॉलेज में फैकल्टी पढ़ाता भी हूँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज में। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने काम किया तो मैंने इसकी नब्ज पकड़ी कि ओबीसी अपने आप को मानता क्यों नहीं है। आप आज देख रहे होंगे देश के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर या जमीन के अंदर,
आज ओबीसी 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 सब जगह चल रहा है ना। आज जैसे आपने ऋचा बहन का हमारा नाम लिया, या महेंद्र लोधी जी का नाम लिया, या धर्मेंद्र कुशवाहा जी का नाम लिया, ऐसे कई साथी हैं जो आज ओबीसी महासभा के साथ में काम करके कंधे से कंधा मिला के दिन रात पिछड़े वर्ग को उसकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ कि इस ओबीसी महासभा में 95% जो है वो लगभग यूथ है, और आपने देखा भी होगा ऐसा यूथ है, मैट्रिक पास है, इंटर पास है, या आपके तरह इंजीनियर, डॉक्टर प्रोफेसर हैं, सूरज मंडल साहब प्रोफेसर हैं, जय हिंद साहब डॉक्टर हैं, मैं खुद इनमें हूँ। तो पढ़ा लिखा समाज तो समझ ही रहा है। हमारी कोशिश ये है कि जैसे शेड्यूल कास्ट में नहीं भी स्कूल गया, उसको पता है कि आरक्षण की क्या वैल्यू है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है। जैसे जनरल कैटेगरी में आरक्षण की नफरत है, क्या ओबीसी का नहीं पढ़ा लिखा समाज भी आरक्षण के महत्व को समझ रहा है? देखिए, हम लोगों ने बहुत उसको आरक्षण से जोड़ा नहीं। हमने पहले लोगों को ओबीसी लाना सिखाया है कि पहले वो अपनी जाति से निकले। यादव है, नाई है, तेली है, धोबी है, या अन्य कोई जाति के लोग हैं, उनको पहले हमने ओबीसी फॉर्मेट में सिखाया कि आप पहले जाति से निकल के ओबीसी फॉर्मेट में आइए। दूसरा, उसके बाद में हम लोगों ने ये काम किया उनको सबसे अच्छा जो कि उनके राइट्स के बारे में बताया। जिन मुद्दों को लेकर आज देश के अंदर बात हो रही है, लगभग मैं 2015 की बात करूं, जब हम लोगों ने इस मूवमेंट को बहुत शुरुआती ग्वालियर से चालू किया था, तब महेंद्र भाई वगैरह हम लोग साथ में थे, हम और धर्मेंद्र कुशवाहा जी साथ में थे, आप जिनसे मिल चुके ग्वालियर में। तो हम लोगों ने छोटे छोटे पॉकेट में लेके केवल राइट्स की बात करते थे। हम ना धर्म की बात करते थे, ना हम किसी का विरोध करते थे। हमारा ये मानना था कि आप यदि आज गरीब हो तो गरीब क्यों हो, आप पढ़े लिखे हुए होने वाले बेरोजगार हो तो बेरोजगार आखिर क्यों हो, आपके पास में जमीन क्यों नहीं है, आपके पास में हिस्सेदारी क्यों नहीं है। तो ये छोटे छोटे मुद्दे ऐसे थे जिनके निकल के जो गरीब आदमी था, गांव का व्यक्ति था, या जो पढ़ा लिखा बेरोजगार हमारा साथी था, वो भी हमसे जुड़ता चला गया। आज देश के अंदर मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हमारे साथ में यूथ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हम उनकी राइट्स की बात कर रहे हैं। आज देश के बहुत सारे जो हमारे ओबीसी के एक्टिविस्ट हैं, वो आज ओबीसी क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने एक सिंपल सी बात करी थी कि देश के अंदर लोकसभा विधानसभा में ओबीसी का जब तक आरक्षण नहीं होगा, सदर अनुपात में हम वहां पर लोगों से भीख मांगते रहेंगे। आज हम लोग एनसीबीसी के नाम पे भीख मांग रहे हैं कि भैया आप ऐसा करिए कि ओबीसी क्रिमिनल में सैलरी और कृषि के आय को मत जोड़िए। आज हम प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहे हैं कि ओबीसी की मंडल संहिता लागू करिए। मेरा ये कहना है जिस तरीके से एससी एसटी को विधानसभा लोकसभा के अंदर सीटें रिजर्वेशन है, उसी तरीके जिस दिन ओबीसी के सांसद, ओबीसी के राज्य सांसद जैसे रोडों पर निकल के ये बात करने लगे कि नहीं, हमारे लोगों को भी ओबीसी की संख्या के अनुपात में उसकी हिस्सेदारी देनी चाहिए। आज जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश की आप जो बात कर रहे थे, 27% आरक्षण लागू किया, लेकिन कोर्ट के माध्यम से रोक दिया गया। तो आप सोचिए, कॉलेज सिस्टम जो लागू हुआ है उसमें हमारे ओबीसी और एससी एसटी के लोग तो ना वहां पर जज बन पा रहे हैं, ना सरकारी वकील बन पा रहे हैं। तो हमारी बात रखें कैसे? कमलनाथ सरकार जब मध्य प्रदेश में थी, आप विश्वास नहीं मानिए, शशांक शेखर यहाँ पे महाधिवक्ता थे, उन्होंने एक दिन जाके अपनी ओबीसी की सरकार की बात मानी रखी। आज वही कमलनाथ जी पत्र लिखते हैं शिवराज सिंह चौहान जी को कि आप जाइए हाई कोर्ट के जाके एक बड़ा वकील वहां पर तैनात करिए जिससे ओबीसी आरक्षण लागू हो सके। ये केवल सत्ता के लिए पिछड़े वर्ग को केवल उपयोग कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ना कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ना भाजपा की बात कर रहा हूँ, मैं अपने पिछड़े वर्ग की बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल वही है विजय, मैं सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यूथ आज ये समझ रहा है। कटा हुआ हूँ, मैं शहर में रहने की वजह से गाँव से कट गया हूँ, मैं मान रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि जो आफ्टर एमए के लोग हैं, जो युवा हैं हमारे स्कूल कॉलेज वाले, वो समझ रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस को, बस इतना वो आप समझ रहे हैं। देखिए, आज हमारे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स। मंडल साहब कुछ कह रहे थे, बताइए। हाँ, मैं विजय जी जो एक महत्वपूर्ण बात कहे, मैं उसमें थोड़ा एक अपनी समझ जोड़ना चाहता हूँ। ये कह रहे थे कि संसद और विधानसभा में ओबीसी करके उस अनुपात में आरक्षण दिया जाए, लेकिन एक बहुत ही खराब और कहते हैं कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस हम लोगों को एससी एसटी को लेकर। कितने एससी एसटी सांसद हैं, और जब एससी एसटी पर जुल्म होता है, जब एससी एसटी पर जितने तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उनके आरक्षण समाप्त किए जा रहे हैं, एक भी अपनी पार्टी के दायरे से निकलकर बाहर आता है। ये अलग डिस्कोर्स चल रहा है एससी एसटी में कि क्या जो बाबा साहब पर दबाव देकर और जो पूना पैक्ट के तहत जिस तहत रिजर्वेशन का जो जिस अर्थ में लाया गया, जिसमें सभी वोट करते हैं एससी एसटी को, वहां पर वो अपने आप को दूसरी जातियों के समक्ष
एक तरह से बहुत ही चलिए उस पर आते हैं सर। जय हिंद साहब। नहीं तो ये एक्सपीरियंस सर शंभू जी, बस मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि हमारे जो ओबीसी के सांसद जो भी जीतते हैं, चाहे अपनी जाति के बलबूते ही जीतते हैं, तो उनकी जाति तो है ही इसमें ओबीसी में, लेकिन क्या वो वहां जाकर ओबीसी के इश्यूज को उठाते हैं? अभी अगर ओबीसी की संख्या देखी जाए तो कोई कम नहीं होगा। मेरे पास डेटा अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। मेरे हिसाब से तो ओबीसी के तो बहुत सांसद हैं, कई लोग जो हैं। सर एक सेकेंड, मैं दुरुस्त कर दूं आपको। आजाद भारत के पार्लियामेंट में सबसे कम ओबीसी के सांसद हैं इस बार। हाँ, इस बार है, ईवीएम का कमाल कह रहा हूं कि जैसे ही कांग्रेस बीजेपी सत्ता में आएगी, वो एससी एसटी का तो सीट काटेगी नहीं, क्योंकि वो रिजर्व है। तो वो ओबीसी के टिकट को ही वो जनरल को देते हैं। मेरा सवाल उसी से जुड़ा है। जय हिंद साहब, क्या ये राजनीतिक जो चेतना है, सामाजिक चेतना है, जो एससी समाज में है, एसटी समाज में है, ओबीसी समाज में क्यों नहीं पहुंचा? ये सामाजिक जिम्मेदारी हम लोग की कमी है, या पॉलिटिकल अवेयरनेस की कमी है, राजनेताओं की कमी रह गई? और उसको कैसे कर सकते हैं? शंभू जी, ऐसा है कि ये जो सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत था, वो सिर्फ एक आरक्षण का सिद्धांत नहीं था। सामाजिक न्याय के सिद्धांत में यह है कि जितना भी पिछड़ा वर्ग है उसको बिल्कुल सभी के समान दर्जे पे लेकर के आना है, यानी समता मूलक समाज बनाना है, देश में समता लानी है, इक्वलिटी लानी है। अभी क्या हो रहा है पिछले 20-30 वर्ष से कि सामाजिक न्याय का आंदोलन जो है वो केवल मुख्यतः ज्यादातर केवल और केवल आरक्षण के मुद्दे को लेकर के चिपक गया है। हमारे जो नेता हैं बड़े बड़े, जो सामाजिक न्याय के आंदोलन के समय सामाजिक नेता है या राजनीतिक नेता है, उनसे लेकर के बाकी सब, मैं भी उसमें आता हूं, हम सब लोग एक आरक्षण का ही झुंझुना बजाते रहते हैं। जबकि सामाजिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि जीवन के हर क्षेत्र में जो पिछड़ा वर्ग है उसको, जो उच्च वर्ग है उसके समकक्ष लाना है, उसके बराबर लाना है, समता पैदा करनी है हमने समाज। तो शासन और प्रशासन में हमारी आबादी के हिसाब से उसके अनुपात में हिस्सेदारी वो एक चीज है, उसका मैं समर्थक हूं, सब समर्थक है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने बात कही कि आपके गांव के लोग आरक्षण के विरोधी हो गए हैं, उसका कारण ये है कि हमने सामाजिक न्याय के आंदोलन को एक इलीट क्लास का, जो ओबीसी और एससी एसटी के जो एक कुलीन वर्ग है, उसका आंदोलन बना लिया है, और उसको सबसे ज्यादा चिंता अपने आरक्षण की रहती है। नहीं, गलती किसकी? हमें एक मिनट मेरे को बस, मैं 1 मिनट में पूरा कर दूंगा, मेरी लंबी बात नहीं है। मैं कहता हूं कि हमें एक सर्वांगीण आंदोलन, सर्वांगीण विकास के लिए एक ऐसा आंदोलन बनाने की जरूरत है जिसमें जो खेत में एक काम कर रहा है, जो किसान है या मजदूर है खेत में काम करने वाला, उसको भी लगे कि सामाजिक न्याय के आंदोलन में मेरे को कुछ मिलेगा। मेरा ये कैसे होगा? रोड मैप क्या होगा? वही उसका रोड मैप ये है कि हम सिर्फ आरक्षण, अपने आंदोलन को, जैसे बड़े बड़े जितने आंदोलन हुए हैं, कोई एक सूत्री कार्यक्रम पे नहीं होते, 10 सूत्री कार्यक्रम होता है, 20 सूत्री कार्यक्रम होता है। हमें करना है कि एक तो हमें शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी चाहिए, आरक्षण चाहिए, नंबर 1 बात। शिक्षा में चाहिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में ओबीसी एससी एसटी की भागीदारी 15% पे नहीं है, इन 85% लोगों की। आप बैंकों से जितना भी लोन मिलता, लक्ष्मण यादव के पास, मैं लक्ष्मण यादव, एक मिनट में पूरा कर रहा हूँ। हमारे देश में मान लीजिए सारे बैंक जो मिलकर के 100 रुपया लोन डिसबर्स करते हैं, आप अगर आंकड़े उठाएंगे तो उनमें 85 रुपया केवल जो बनिया ब्राह्मण जो ग्रुप है, सारा का सारा लोन उनको मिल जाता है। जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो किसान है उसको 25 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और कम ब्याज पे मिलेगा, जैसे एजुकेशन लोन होता है 2% या 4% के ब्याज पे मिलेगा, जब तक हम किसान की बात नहीं करेंगे, अपने मजदूर का कैसे उठेगा? उसका लड़का तो बीए किया नहीं, वो तो आईएएस बनेगा नहीं, उसको तो आरक्षण मिलना नहीं, तो उसको लोन वाली बात बतानी पड़ेगी कि नहीं, उसको कैसे उसका जीवन स्तर समाज में कैसे उठाना है, हमें उसके बारे में ज्यादा सोचना होगा, क्योंकि वो हमसे ज्यादा कमजोर है, और कमजोर वर्ग की हम बात कर रहे हैं, तो हमें अपने में जो कमजोर है उनको ऊपर लाने की बात पहले सोचनी होगी, बजाय इसके कि उच्च वर्ग का आईएएस और आईपीएस में आरक्षण है, वो भी चलेगा, लेकिन उसके बारे में ज्यादा सोचना कि गरीब किसान को जो हमारा है। लक्ष्मण, क्या लग रहा है कमी रह गई है जो हमारे समाज से, जो ओबीसी समाज से जो लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं,
वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को किसी डर से या किसी वजह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो एक इनसिक्योरिटी है, या समाज ही अशिक्षित है, इस वजह से उसको एसपी, कलेक्टर, डीएम अच्छा नहीं लगता है, मजदूर बनना अच्छा लगता है? जी शंभू जी, पहले शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अनिल जय हिंद की बात को आगे बढ़ाया जाए तो किसी भी सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक ठहराव की एक वजह नहीं होती, वो कई वजहें होती हैं। उसमें एक वजह बेशक, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि हमने सामाजिक न्याय के सवाल को केवल आरक्षण तक सीमित कर दिया, और आरक्षण तक सीमित करने में भी हम सफल होते अगर हम आरक्षण की बहस में जीतता हुआ नजर आते। हमारी सबसे प्राइमरी फील्ड जो फाइट की है वहां भी हम लूज कर रहे हैं। आरक्षण हमारे हाथों से लगातार छीना जा रहा है, हम उसे भी नहीं बचा पा रहे। तो एक नुकसान उस पूरी वैचारिक का हुआ है। और दूसरी बात आपके सवाल से वाजिब थी कि इस पूरी आरक्षण की बहस से पिछड़े वर्ग के उस तबके को जो कि थोड़ा सा सक्षम था, उस भूमिहीन छोटे भूमि जोत के किसानों से, मजदूरों से, लोहार, नाई, कुम्हार से, बढ़ई से, कि उसके पास जमीन थी, उसका पेशा किसानी और पशुपालन था, तो वो जल्दी सिस्टम में थोड़ी सी मात्रा में आ पाया। तो उस तबके ने भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, जिसे टक्कर के शब्दों में कहें तो पे बैक सोसाइटी नहीं किया। तो और तीसरी बात जो आपके सवाल से निकल के आई कि आपने अपनी सोसाइटी को एजुकेट नहीं किया, मैं उस एजुकेशन को दो हिस्सों में बाइफरकेट करके कहना चाहूंगा। एक एजुकेशन होती है जो अकादमिक संस्थानों में दी जाती है, जिससे डिग्रियां, नौकरियां मिलती हैं, इसमें भी हम फेल रहे। दूसरे एजुकेशन कल्चरल थी, एक मूवमेंट की थी, हमारे कल्चर को भी हम वहां तक नहीं ले जा पाए। आखिरी वाक्य बोलता हूं कि डॉक्टर जय हिंद हमारे पूर्व के वक्ता भी जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम खुले तैयार और नहीं जा पाए, ये एक बात है, हमारी एक विफलता है। हम मंडल कमीशन रिपोर्ट तक अपने पिछड़े तक नहीं ले जा पाए, जिसमें कृषि के लिए सहकारी समितियां बनाने का निर्देश है, जिसमें वित्तीय निगम बनाए जाने का निर्देश है, जिसमें हर जिले में हॉस्टल बनाए जाने का निर्देश है ओबीसी के लिए, सब कुछ ओबीसी के लिए, विद्यार्थियों के लिए कुछ खोले जाने का, और छोटे छोटे हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों के लिए राज्य और केंद्र के द्वारा वित्त दिया जाएगा, इसका प्रावधान है। यानी मंडल कमीशन की रिपोर्ट एक आमूल चूल सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक बदलाव की मुकम्मल दस्तावेज है। हम उससे फेल हुए, इसलिए हमारा समाज सबसे ज्यादा बिखरा और सबसे ज्यादा वंचना का। सुधांशु, आपसे शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, क्या करने की जरूरत है? हम लोग की कुछ तो जिम्मेदारी है भाई, खा के तो सोना नहीं है। इस देश में पैदा हुए, इस समाज में पैदा हुए हैं, खाना भी मिल रहा है, तन पर कपड़ा भी है, तो क्या जिम्मेदारी है? जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर है आपकी तरह, उनकी क्या नैतिक जिम्मेदारी है, क्या करने की जरूरत है? और मुझे बताइए कि मुझे क्या करने की जरूरत है। ये चीजें जो चीजें कही जा रही है ना, बेसिक पॉइंट्स वहीं पर आके अटक रहा है कि अल्टीमेटली क्योंकि वाइट बहुत बड़ा समाज है ओबीसी, और सबका इंटरेस्ट भी कई जगह पर अलग अलग। अब ये बात बिल्कुल सही कही गई कि खाली आरक्षण पे अगर बात करेंगे तो जो व्यवसायिक वर्ग है वो आपके साथ क्यों जुड़ा हुआ महसूस करेगा? वो तो बिजनेस करना चाहता है, उसको बिजनेस में हमारे इस डिमांड से क्या लाभ हो? ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम वहां नहीं पहुंचा रहे हैं। बहुत सारा जो जातियों का नाम लिया गया, लोहार है और अदर जातियां, बढ़ई है, वो अपना व्यवसायिक काम कर रहा है, उनको तो कोई लाभ, आरक्षण मांग रहे हैं तो उनके बच्चे अगर नहीं आ रहे हैं इधर तो उनको तो वहां से कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली चीज है जो विजय जी कह रहे थे कि जो सामूहिकता है कि ओबीसी एक समूह है, एक जाति नहीं जमात की जो बात होती है कि भाई ओबीसी एक पूरा जमात, तो वो जमात का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ। लेकिन पूरे ओबीसी मेरे पिता मजदूर थे, लेकिन उनकी इच्छा तो थी ना कि मेरा बेटा पढ़े लिखे कलेक्टर बने। कोई ऐसा इस देश का नागरिक है जिसका पिता आज बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है? तो क्या वो पिता और क्या वो बच्चा अपना अधिकार नहीं समझता होगा कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनना है? मेरा कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ना, अभी लक्ष्मण भाई बीएचयू से एग्जाम दे के आए, वहाँ 5 के 5 ब्राह्मण समाज के लोग प्रोफेसर बने। क्या हम समाज के तौर पे भी एक फेल हैं? जो अभी अमेरिका में काले लोग एकजुट हो जाते हैं, वहाँ शमशान घाट में फेसिंग था, उसको हटा दे। क्या हम समाज के तौर पे भी असफल है जो डॉक्टर, इंजीनियर न बन के हम मजदूर बनना चाहते हैं? इतनी भी समझ नहीं है हम लोगों में। नहीं, देखिए वो बात अब फिर वही बात है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ,
आईएएस बन जाना, डॉक्टर बन जाना, ये समाज में रहता है, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा है ना, जैसे मान लीजिए जिसका कि क्लॉथ का ही व्यापार है, अच्छा व्यापार चल रहा है, उसकी फैमिली का उससे खर्चा चल रहा है, तो कई बार गार्जियन चाहते हैं कि वह उसमें वो जैसे उनका चल रहा है उसके हिसाब से कम मिल जाए। लेकिन जो अनिल जैन सर कह रहे थे कि उसी में कोई क्रिएटिव हो सकता है ना, कोई NIFT में जाना चाह सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में जाके एडमिशन लेना चाहेगा वो, और वो फिर जो है अपने कपड़े के व्यवसाय को और ऊपर ले जाएगा। तो जब वो कपड़े के व्यवसाय को ऊपर ले जाना चाहेगा तो उसमें उसको कितनी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो जिस फैमिली स्टैंडर्ड से वो निकल के आ रहा है वहां पर उसको उस तरह की सुविधा मिलेगी नहीं। तो जब तक हम पूरे समूह की चिंताओं को शामिल नहीं करेंगे अपनी लड़ाई के अंदर, आरक्षण की लड़ाई महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण आज के डेट में है कि आरक्षण की लड़ाई में बचेगा क्या। अब तो आप देखिए नौकरियों में तो लगभग ये 80% तो खत्म हो चुका। अब जो थोड़ा मोड़ा बच गया है कि आपको पढ़ने पढ़ाने में जो अभी जस्ट रिजर्वेशन दिया गया 2008-9 के अंदर, उसी की लड़ाई अब बची है। मंदिर बहुत बन रहा है सुधांशु, राम मंदिर में आरक्षण मांगा जाए, कम से कम पुजारी ही बनाओ हमें। नहीं, राम मंदिर में तो बिल्कुल आरक्षण मांगा जाना चाहिए ना भाई। राम मंदिर बनाने के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई तो ओबीसी समाज करता है, लेकिन ओबीसी समाज के लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जब राम मंदिर की मठाधीशी की जब स्थिति बनी और राम मंदिर का जो मालिकाना हक, मैं ट्रस्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, मालिकाना हक 11 के 11 सवर्ण समाज के लोग हैं उसमें। एक दलित है, एक दलित। अरे ओबीसी मैंने कहा ओबीसी नहीं है, कोई भी ओबीसी नहीं है, केवल एक दलित, वो भी जो बाद में पूरा हंगामा हुआ तो उनको एक समझ में आया, तो एक दलित समाज के लोगों को दिया गया। लड़ाई लड़ने के बाद कोई ये नजर नहीं आते। मतलब ये अद्भुत है, 52% से लोग नहीं डरते हैं। शेड्यूल कास्ट की एकता है, यूनिटी है, उनकी अवेयरनेस है कि उनसे लोग उनकी बात सुनी जा रही है। पॉइंट वही है, बेसिक पॉइंट वही है शंभू जी की, अवेयरनेस और सामूहिकता की सोच कि मतलब जैसे अगर 50 जाति है या 500 जाति है, उन 500 जाति के लोगों को ये नहीं लग रहा है कि हम सब एक हैं और हमारा हित एक है। हम विजय आपको क्या लगता है कि जो आप लोगों ने तरीका अपनाया है, उनको नौकरी चाकरी बैंकिंग सेक्टर ये सब जो कह रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और क्या करने की जरूरत है? देखिए SC/ST समाज जब प्रताड़ित हुआ तभी तो संगठित हुआ, और जब संगठित हुआ वो संगठित हुआ। आज सरकार यदि 2 अप्रैल के वजह से डरती है तो ओबीसी से इसलिए डर रही है, इसीलिए 52% को एक सिंगल सीट वो राम मंदिर में नहीं दिया हुआ है। आज हम जो लोग कर रहे हैं, जब तक हम लोग युवाओं को अवेयर नहीं करते, युवा जब तक सड़कों पर नहीं निकलता, हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। देखिए हम पत्र भी लिखते हैं, हम लोग ज्ञापन भी देते हैं, हमारे विधायक वगैरह सांसद अपनी बात भी करते होंगे, लेकिन उसके बाद भी इस देश का जो सबसे बड़ा तबका है, उससे जो सरकारें हैं, भले वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, किसी अन्य उसकी सरकार हो, किसी को भी पिछड़े वर्ग से डर नहीं है। उसका मूल कारण यही है कि वो जातियों में अलग अलग काम करते हैं। वो यादव के नाम पे आपको टिकट दे देंगे, वो कुशवाहा के नाम पे आपको सांसद बना देंगे, वो लोधियों के नाम पे आपको व्यवस्था दे देंगे, वो कुर्मियों के नाम पे आपको मंत्री मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन ओबीसी के नाम पे आपको कुछ नहीं दे रहा। ये समझना बात को, जो सबसे जो मूल कारण है वो ओबीसी है, जाति नहीं है। वो आपको तो जाति के नाम पर कि वो कहीं जाट है, कहीं गुर्जर है, कहीं यादव है, कहीं कुर्मी है, कहीं आज समझिए ना, मध्य प्रदेश के साथ साथ में राजस्थान में जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, वहां पर जाति के ऊपर ही तो काम हो रहा है कि साहब सचिन पायलट जी जाएंगे तो गुर्जर समाज हट जाएगा, या गहलोत जी जाएंगे तो कुशवाहा समाज नाराज जाएगा। तो जाति पे काम हो रहा है बार बार। राजनीतिक पार्टियां जाति को टारगेट करती हैं, ओबीसी को टारगेट नहीं करती हैं, जबकि SC/ST के अंदर जो है वो जाति के ऊपर काम नहीं होता है। जैसे गैर यादव गैर जाटव जो अभी जो पूरा मूवमेंट चलाया जा रहा है, इसी तरीके से ओबीसी में जो यादव समाज था वो जब अवेयर हुआ, ओबीसी पे काम किया, मुलायम सिंह ने किया, अखिलेश जी बात करते हैं, कभी कभी तेजस्वी बात कर रहे हैं, लालू जी बात कर रहे हैं, शरद जी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने गैर यादव वाला कर दिया, क्योंकि इस जाति में अपनी हिस्सेदारी को लेकर, ओबीसी आंदोलन को लेकर एक जागरूकता आई थी, राजनीतिक रूप से भी आई थी, सामाजिक रूप से भी आई थी, आर्थिक रूप से भी आई थी। इसके अलावा अन्य जाति जो अति पिछड़ी जातियां बिहार के अंदर या देश के अन्य राज्यों में है, उनकी स्थिति यथा की दशा बनी हुई है। आए ना वो नौकरियों में है, ना व्यवस्था में है, ना राजनीति में। करना क्या है आप लोग, करना सिंपल सा है, जब तक सड़कों पर नहीं निकलेंगे, जब तक 2 अप्रैल जैसा आंदोलन देश के अंदर नहीं खड़ा किया जाएगा, जब तक ओबीसी सड़क पर निकल के हंगामा नहीं करेगा, ये सरकारें, ये व्यवस्था, ये सांसद, ये विधायिका आपकी बात को सुनने वाली नहीं है। सूरज मंडल साहब, कैसे होगा? बीपी मंडल साहब ने जो इतनी सारी जो लक्षण बता रहे थे, अब क्या रास्ता लगता है, क्या सॉल्यूशन है? 2 तरह की स्थिति है। पहला है कि जो अभी विजय भाई ने बताया या डॉक्टर अनिल जैन, सुधांशु जी, लक्ष्मण जी भी बता रहे, तो मैं समझता हूं कि कोई भी आंदोलन जब बनता है, ये अवेयरनेस जो है ओबीसी का, जो
अभी विजय भाई ने कहा प्रताड़ना, भारतीय जनता पार्टी के शासन में ओबीसी को एज ओबीसी प्रताड़ना हुआ है। उसके बाद से एज ओबीसी एक आइडेंटिटी भी बनी। आज जितने पोस्ट फेसबुक पर हम देखते हैं, कोई यादव लिख रहा है तो कोई भी कुशवाहा समाज का, जैसे बाबू जगदेव प्रसाद का अगर उनका आता है जयंती, तो सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो ये जो अवेयरनेस है ये बना है, लेकिन उसके साथ साथ उधर हमारा हक भी छीना जा रहा है। तो उसमें ये तालमेल बिठाना है कि इमीडिएट हमारे पास क्या हम पर हमला है और उसको कैसे रोका जाए। इमीडिएट हमला जो क्रीमी लेयर का है, वो सुधांशु जी कई बैठक कर चुके हैं गूगल मीट पे, और कई टीचर्स या नॉन मतलब दिल्ली के अलावे भी लोग जुड़े हैं और मुझे भी कई फोन आए हैं। तो हम लोग सब एक चीज मैं शंभू जी बता दूं, और मैं अधिक बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, जो लोगों ने कहा है कि ओबीसी को एज ओबीसी, जो अभी आपके सामने पैनल है और कुछ लोग को जो बराबर आप मौका देते हैं नेशनल दस्तक पर, ऐसे ही कुछ लोग जिंदा रखे हुए हैं। नेताओं का अधिक योगदान नहीं है। धर्मेंद्र यादव ने बहुत अधिक कहा तो उनको जबरन हराया गया लोकसभा में, जबरन। इसीलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अभी क्रीमी लेयर वाला जो इश्यू है वो हम लोग को टैकल करने के लिए पूरे जोर शोर के साथ लगना होगा। और उसके साथ साथ हमारे जो आंदोलन है, जैसे जाति जनगणना हो, क्योंकि कोई भी अभी जो बाइफर्केशन की बात आ रही थी ओबीसी में, तो उसमें रोहिणी कमीशन के सामने सबसे बड़ी बात है कि उनके पास डेटा नहीं है। आपको मैं शेयर कर चुका हूं पहले भी कि मुझसे कमीशन के अभी जो बाइफर्केशन के लिए जो कमेटी है, उन्होंने मंडल कमीशन के दस्तावेज मांगे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री से मंडल कमीशन के ओरिजिनल दस्तावेज जो सर्वे के फॉर्म में थे वो गायब है। तो वो मुझसे मांग कर रहे थे, क्योंकि उनके पास डेटा नहीं है। वो कैसे कहेंगे? आज जब नौकरी ही 12% नहीं पूरा हुआ है, तो हम 27% में बहुत मार चल रहा है और एक जाति छूट रहा है, एक जाति बहुत याद आ रहा है, उसको कैसे जस्टिफाई ये लोग करेंगे? तो ये तो करेंगे, क्योंकि जब अगर ये चुनाव जिस तरह से जीते हैं और जिस तरह से एमएलए की खरीद फरोख्त होकर फिर सरकारें बनाती हैं, तो उसमें तो हमारी बात को सुनाने का, जो विजय जी ने कहा कि सड़कों पर आना होगा, और सड़कों पर आने के लिए एक वैचारिक दृष्टिकोण तैयार करना होगा, जिसके लिए प्रयासरत हैं हम लोग। और उसमें जितना हद तक संभव हो, अभी जो स्थिति है कोरोना वगैरह को लेकर, उसके बावजूद जो इंटरैक्शन पूरे, आज जो ट्विटर स्टॉर्म हुआ था शंभू जी, वो साउथ से आया था। ब्राह्मणिज्म चैलेंज टू ओबीसी बाय ब्राह्मणिज्म करके, रॉब ओबीसी रिजर्वेशन, स्टॉप ब्राह्मणिज्म फ्रॉम ओबीसी रिजर्वेशन, ये साउथ का था, लेकिन नॉर्थ में स्वीप कर गया। आपने ट्विटर पे आज देखे होंगे, ट्रेंड कर रहा था। डॉक्टर अनिल जैन भी देखे होंगे। तो हम लोगों को एक तालमेल, देखिए शंभू जी, पूरे देश में हम लोग इतने हैं कि हमारा एक पार्टी होता, हमारा एक छत्र छाया होता, पॉलिटिकली हमारा एक बेस होता, तो किसी पार्टी की हिम्मत नहीं थी कि हमें टच कर देते। लेकिन आज हमारे पास वो नहीं है। वैसी परिस्थिति में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका ड्यूटी बन जाता है। और मैं शुरू इसलिए कह रहा हूं कि एक एक स्टेप करके जाना होगा, क्योंकि अगर हम ये मान के चलते हैं कि हम अवेयरनेस तुरंत ले आएंगे। मैं एक उदाहरण छोटा सा देके अपनी बात समाप्त करता हूं शंभू जी। मधेपुरा जो जगह है, वहां जो जहाँ जिसके बारे में कभी रोम पोप का, मधेपुरा गोप का कहा जाता है, वहां पर 2 अप्रैल वाले जो घटना थी, उसके विरुद्ध जो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे आए, तो मधेपुरा में जो अधिकांश लोग आए थे वो यादव समाज के लोग थे। और SC/ST कॉज के लिए मधेपुरा जैसे जगह में यादव समाज के लोग सड़कों पे हो, ये एक वहां के लिए भी नई बात थी और बिहार के राजनीति के लिए भी नई बात थी। तो मैं इसको मानता हूँ कि एक अच्छी बात है और अच्छी दिशा में जा रहे हैं। इसको अगर हम बढ़ाते रहेंगे, और हमारे साथ जो दर्शक सुन रहे होंगे पूरे देश में सुनेंगे, वो उनसे विनती है कि जो इश्यूज हम लोग उठाते हैं, उसमें जो अगर आपका पार्टिसिपेशन अगर 2% भी होगा, तो ओबीसी की तादाद इतनी है कि हम लोग एक अपने 54% से आधे को भी जगा लेंगे, तो हम लोग अपनी बात में कामयाब रहेंगे। यही बात करके मैं समाप्त करता हूं। जय साहब।
कहाँ कमी रह गई और क्या एक रास्ता बार क्रीमी लेयर वाले पे शंभू सर, एक बार क्रीमी लेयर वाला मुद्दा कहाँ बताइए क्या कहना है, अपडेट कीजिए। नहीं, एक तो ये है, देखिए सबसे पहली चीज है अपडेट तो अभी ये है कि सुनने में आया है, ये बहुत कंफर्म न्यूज नहीं है, कि सरकार ने पॉलिटिकल नफा नुकसान देखते हुए अभी उसको बिहार चुनाव तक उस पर आगे नहीं बढ़ा, ये अभी क्लियर कट नहीं। लेकिन जो लोग दर्शक देख रहे हैं उनको समझना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत पहुंचा ही नहीं है कि क्रीमी लेयर की बात उठा क्यों रहे हैं हम लोग, और इस समय क्यों जरूरत पड़ गई है क्रीमी लेयर के मुद्दे को उठाने। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि एक बहुत चालाकी से ओबीसी रिजर्वेशन जो आप कह रहे हैं कि अभी जो है खेल शुरू भी नहीं हुआ था और उसको जो मिटाने की तैयारी हो गई, वो कंप्लीट तैयारी है। अगर क्रीमी लेयर वाले बदलाव को हम लोग नहीं रोक पाए तो पूरा का पूरा ओबीसी रिजर्वेशन कर रही है ना, मोदी जी हमारे मोदी जी कर रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है, केंद्र सरकार के, क्योंकि आप एक चीज देखिए इसमें जो ऐतिहासिक चीज है, जो अभी बात आ रही है ना पार्लियामेंटेरियंस की, पार्लियामेंट मंत्री है क्या इस सरकार? ओबीसी मंत्री एक है। कौन? वो यादव? वो तो मतलब स्टेट मिनिस्टर्स है ना, बाकी तो एक पेट्रोलियम मंत्री। हाँ, कैबिनेट में नहीं, वो भी नहीं, प्रधान के कैबिनेट में एक मिनिस्टर है, और ओवरऑल जो है स्टेट क्या नाम है उनका? नाम तो बताइए। वही प्रधान ही है, प्रधान साहब नहीं है ओबीसी, नहीं है वो ओबीसी। मैं समझ रहा नहीं, उनको क्लेम करवाया जाता है, आपने सूचना दे दूं। प्रधान भाई हाँ, तो मैं बात पूरी कर दूं तो देखिए, तो अभी तत्काल उसको वापस तो लिया गया है, लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पावर से भी कैसे 30 लोगों की कमेटी होती है जो ओबीसी वेलफेयर के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, उसमें 20 मेंबर लोकसभा से हैं और 10 मेंबर राज्यसभा से। ये 30 के 30 लोग जो हैं ये ओबीसी पार्लियामेंटेरियन हैं। ये 300 लोगों ने मिलके और पूरा उनका जो स्टाफ है सब ने मिलके एक बेहतरीन ड्राफ्ट सारे प्रॉब्लम का दिया था, क्योंकि जो ओबीसी क्रीमी लेयर का इशू उठा है वो पीएसयूज में, बैंक्स में, इंश्योरेंस सेक्टर में और अदर जैसे डॉक्टर इंजीनियर्स आदि हैं, उनके यहाँ जो इक्विवेलेंस तय नहीं किया गया था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और हमारे समाज के बीच इसलिए डिफरेंस हो रहा है, जो पीएसयूज के लिए मान लीजिए बैंक में, मान लीजिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जो पीओ है, बैंक मैनेजर का जो पहला स्टाफ होता है पीओ, उनको इन्होंने इक्विवेलेंस तय करके क्या कर दिया है, क्लास 1 ऑफिसर बना दिया, जबकि पीओ की सैलरी और पीओ का स्टेटस क्लास 1 ऑफिसर के बराबर नहीं होता है। क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज को देखेंगे तो यहाँ तक कि जो डीएसपी हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं, वो भी क्लास 2 में आते हैं, तो उनके बच्चे क्रीमी लेयर में नहीं आते और उनको रिजर्वेशन मिलता है। और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, बैंक में एक सिंपल जो पीओ है उनके बच्चों को हम रिजर्वेशन से बाहर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर वहां विद्रोह था, और इसलिए विदिन ओबीसी जो बार बार बातें आ रही कि ओबीसी की सामूहिकता क्यों नहीं बनती, जानकारी दे रहे ओबीसी के सांसदों ने इस पर आपत्ति की है। नहीं, मैं कमेटी का रिपोर्ट आया पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी जो ओबीसी वेलफेयर के लिए एक पार्लियामेंट की कमेटी होती है, उस कमेटी ने, अब हुआ कहाँ, देखिए इस समस्या का शुरुआत कहाँ से हुई, यूपीएससी का 2015 से पहले यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते थे उसमें ओबीसी का जो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता था। हाँ भाई, 312 ओबीसी के बच्चों को आईएएस नहीं बनने दिया गया, जो आईएएस बन चुके थे। नहीं, तो अब वो जीत गए, कोर्ट से जीत गए, उनकी ज्वाइनिंग हुई है 2017 तक में, जितने 56 बच्चे थे उन सबकी ज्वाइनिंग हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि ये पीएसयूज में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे थे, और सबके सब या तो पीएन के बच्चे हैं या कलर के बच्चे। मैं कम से कम इतना उम्मीद करूं कि जो 300 कलेक्टर बने हैं वो कम से कम जिस वजह से बने हैं उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। उनको देखिए, उनको समझ आई होगी कि उन बच्चों ने अपने हित के लिए लड़ा है, तो लड़ाई के दौरान देखिए हम सब भी आज जो सीखे हैं ना ओबीसी के बारे में, तो इसलिए सीखे कि जब हमारे ऊपर बातें आने लगी, अब 2007 से पहले हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे और ओबीसी का कहीं कोई नाम लेवा नहीं था। आपको बताऊं आश्चर्यजनक चीजें ऐसी हैं, सूरज जी तो बिना रिजर्वेशन के लगे हैं, मैं भी पढ़ाने की शुरुआत जब किया था, एमफिल पीएचडी तक कोई रिजर्वेशन नहीं लिया, जब पढ़ाने लगा शुरुआत में विदाउट रिजर्वेशन का पढ़ाया, लेकिन तब भी हमको एक बात की समझ थी कि रिजर्वेशन तो हमको क्यों नहीं मिला और हम सब लोग उसमें लड़ रहे हैं। विजय कुछ ऐड कर रहे हैं, विजय जल्दी से ऐड कीजिए। हाँ, देखिए मेरा ये कहना था कि जितने विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, आरएसएस का एक बड़ा एजेंडा था कि आर्थिक आधार का आरक्षण करना है, और आरक्षण को ऐसा बनाना है कि कम से कम उसको रहने और ना रहने की बराबर हम कर दें, जो स्वामी जो नेता कह रहे थे कर दिया। आज क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं कि क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाने वाले हैं, लेकिन उसमें सैलरी और कतिया को जोड़ने वाले हैं। तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो आर्थिक आधार की जो पूरी मुहिम है उसी का हिस्सा है। ये हमारे देश के बड़े बड़े एक्टिविस्ट जो है। जय हिंद साहब, आप बताइए।
देखिए, ऐसा है कि हमें तो सरकार पे ये दबाव डालना चाहिए कि क्रीमी लेयर के मुद्दे पे वो फैसला तुरंत ले, इस तरफ ले या उस तरफ ले, अपना जो भी उनका रवैया है वो तुरंत साफ करे। अगर उसको एग्रीकल्चर इनकम उसमें से जोड़नी है, सैलरी जोड़नी है तो जोड़े, जो भी बात हो अभी हमारे सामने आ जाए। हम इस चीज का अगर ये टालने के जैसे बैक बर्नर पे डाल रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज में डाल रहे हैं और बिहार चुनाव के बात करने की बात कर रहे हैं, हम उस स्थिति को स्वीकार नहीं करते। हमारा सरकार से यही है कि जो कुछ करना है, निर्णय लेना है, इस तरफ ले उस तरफ ले, अभी ले। लक्ष्मण भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी लक्ष्मण, क्या लग रहा है, मतलब मैं अगर जनरल कैटेगरी में भी होता तो मैं आरक्षण की बात करता। क्या इस देश के 85% लोगों को, किसी देश के बहुसंख्यक आबादी को गरीब रख के अगर आप कैसे तरक्की करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आप चूंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, युवाओं से इंटरेक्शन होता है, क्या आपके यहाँ जो बीए करने आते हैं वो बच्चे आरक्षण को समझ रहे हैं? और जनरल कैटेगरी के लोग क्यों नहीं इस बात को समझ पाते हैं कि गरीब रखना क्यों चाहते हैं बाकी देश को? अभी जस्ट आपका रूबरू हुए हैं आप, तो क्या लग रहा है? और ये कैसा देश है जहाँ के लोग खुदे गरीब रहना चाहते हैं, वो अपने अधिकार के लिए सचेत नहीं? इसकी क्या वजह देखते हैं? तीन चीजें आपने, 3 सवाल पूछे हैं, मैं क्रम से बहुत संक्षेप में जवाब देता हूँ। सबसे पहला सवाल आपका बहुत जरूरी और बहुत दिलचस्प है कि एक देश किस ढांचे में अपने को बनाता है और आगे बढ़ाता है, जो अपनी बहुसंख्यक आबादी को हर तरह से वंचित रखना चाहता है। सारी वंचना का लाभ थोड़े से तबके को देता है। निश्चित रूप से हमें अब उस जगह पर आना होगा, और यहाँ ही एक संकेत भी मैं देना चाहता हूं कि जैसे हम बार बार हमारी चिंता है ना कि हमें करना क्या होगा, हमें अब इस पूरे सवाल को, आइडेंटिटी के सवाल को, सत्ता संसाधन और हिस्सेदारी के सवाल में ऑब्जेक्टिवली देश की जनता तक ले जाना होगा। आपके आर्थिक विकास किस तबके के हो रहे हैं, जो अभी अनिल जैन जी लगातार उठाते हैं, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हम पूरी बहस ट्विटर के ट्रेंड से लेकर के विश्वविद्यालयों और दिल्ली और बड़े बड़े शहरों की सड़कों तक जो आंदोलन पिछले कुछ वर्षों बीजेपी के आने के चलते मजबूत हुए हैं, उन सारे आंदोलनों के विषय अगर आप देखेंगे तो एक एलीट ओबीसी तबके के ही विषय हैं, और हम उनमें भी कुछ बेहद जरूरी लड़ाइयां जीते हैं, लेकिन अधिकांश लड़ाई उस पूरे कॉन्सेप्ट को बचाने की लड़ाई हारते जा रहे हैं। तो ऐसे तो हमारी असली लड़ाई हार रहे। तो अब आपको पूरा मुद्दा ओपनली ये रखना होगा कि किसानों के लिए ये है, और किसान का मतलब ओबीसी कैसे है। जो छोटे कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग बर्बाद हो रहे हैं, वे जातियां कौन है? ओबीसी हैं, और उनके बर्बादी में सारा फायदा, मुनाफा किसके पास हो रहा है? वो कारपोरेट घरानों के लोग, कौन लोग हैं। तो फिर देश के डेवलपमेंट के मॉडल को क्वेश्चन करेंगे, और तब मुझे लगता है एक नया आंदोलन खड़ा हो सकता है। दूसरा सवाल आपका दिलचस्प है, युवाओं से लेकर के जो आपने बात कही है, जैसे ही एक विभेदनकारी सत्ता जो बहुत छोटे से तबके को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी भाषा में पूरे देश का प्रतिनिधि बन के सामने की है, मसलन 15% ब्राह्मण हमेशा यह दावा करेगा कि वो हिंदू बचाने के लिए सामने आया है, वो राष्ट्रवादी है, तो उसकी भाषा में जो छिपा हुआ है वो 15% का हित है। तब वह हित सधेगा कैसे जब 85% को उसके इतिहास से काट दिया जाएगा? उसके वर्तमान के सवालों को आप उपेक्षित करके बदल देंगे, तो इतिहास से कटी हुई जमात आज थोड़ा बहुत आरक्षण के एबीसीडी जानती भी है। 10 साल 5 साल अगर हम यूं ही कुछ नहीं कर पाए तो एक नई पीढ़ी ओबीसी की पैदा होगी, जो न तो ओबीसी के आइकॉन से परिचित होगी, न अपने अतीत से परिचित होगी, न इतिहास जानेगी और न अपने वर्तमान को जानेगी। तो आपको पैरेलल पहली लड़ाई जो अभी हमने कही कि सत्ता संसाधन हिस्सेदारी में किसान मजदूर को आपको बताना होगा कि किसान मजदूर का मतलब ओबीसी कैसे है, दलित कैसे है, छोटे पेशों के लिए बताना होगा, व्यवसायियों के लिए बताना होगा। वो गरीब है उसकी वजह जाती है। एग्जैक्टली मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो हमारी समझ है, सुधांशु जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हम लोगों की समझ भी बनते बनते बनी है, क्योंकि हालात बदले हैं।
अगर पूरे देश का, मैं तो इसी पर काम कर रहा हूं, अगर कर पाया तो मैं पब्लिक डोमेन से ले आना चाहूंगा कि सुनील खिलनानी जब इनकैर्नेशन यानी अवतार लिखते हैं 50 लोगों को, तो उनमें 3 लोग बहुजन तबके के होते हैं। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया लिखने वाले रामचंद्र गुहा जब 15 बड़े आइकॉन चुनते हैं तो उसमें 2 लोग केवल बहुजन तबके के हैं। तो आपने तो पूरी इतिहास लेखन और पूरा नरेशन ये सेट किया कि 15% लोगों ने दुनिया बनाई है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश का आजादी के पहले और 70 साल की आजादी में जो डिस्क्रिमिनेशन का बेस पॉइंट है वो कास्ट है, और उस कास्ट में आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी की है। इसलिए सबसे ज्यादा इसका शिकार ओबीसी हुआ है। जैसे ही आप ये नरेशन पब्लिक में नहीं ले जा पाए, आप किसानों को यही बात उनकी भाषा में नहीं बता पाए, मजदूरों को उनकी भाषा में, हस्तशिल्प कुटीर उद्योग छोटे पेशे वालों को उनकी भाषा में नहीं बता पाए, तो हम भूल जाएं कि हम ओबीसी की कुछ बचा पाएंगे या कोई सामाजिक न्याय हो पाएगा। और इस चिंता को नई पीढ़ी बिल्कुल नहीं समझ रही है। नई पीढ़ी अपने इतिहास से कटी हुई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत जल्दी हिंदू बनती है। चुनौती बहुत गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है सबसे अनुकूल मौका है उस क्रीम तबके का जिसको बाहर करने की कोशिश हो रही है। चले ये ओबीसी का सो कॉल्ड क्रीम तबका एक मास मूवमेंट खड़ा करे, वो अपनी भाषा की ताकत दिखाए, वो अपने तर्क की ताकत दिखाए, गांव तक चले, तब हम इस देश को बचा पाएंगे। और हमारी लड़ाई यही होनी चाहिए। हम ओबीसी को बचाने नहीं जा रहे, हमारी भाषा ये हो कि दरअसल हम एक देश को बचाने जा रहे हैं, क्योंकि ये देश बहुत बर्बादी की गर्त में जा रहा है। शुक्रिया। बाबा साहब ने बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष के बाद आपके लिए आरक्षण का प्रावधान करवाया। बीबी मंडल साहब ने उसको लागू किया और तमाम लोगों, फूले पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव ने लड़ाई को लड़ाया। मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों ने अभी समय दिया, इन सबका समय कीमती है। सब, किसी के घर में खाने की कमी नहीं है, कोई इसमें मजदूर नहीं है। डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, वो आपके लिए बात कर रहा है, आपको जगाने के लिए बात कर रहा है। और अगर आपने टीवी छोड़ के, अखबार छोड़ के, सास बहू की साजिश छोड़ के और तमाम धार्मिक सीरियलों को छोड़ के इस सोशल डिबेट को देखा, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके बच्चे भी कल डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, और उसके तन पर भी सूट जरूर होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके अधिकारों की लड़ाई है। भारत दुनिया के इकलौता देश है जहाँ की बहुसंख्यक आबादी, 85% आबादी जो है वो मजदूर है, क्योंकि वो अपने अधिकार के लिए सचेत नहीं है। और ये तमाम जो पैनलिस्ट थे, उन्होंने अपने कीमती समय आपको दिया है। सब पढ़े लिखे सफल लोग हैं, बस उनका सामाजिक सरोकार उनको कहता है किसी तरह से 1-1 घंटा का समय दीजिए। और मेरा तो काम भी है, मैं उतना ज्यादा ऑनेस्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरा तो काम है पत्रकारिता, लेकिन ये जो लोग आपसे बात कर रहे थे, ये सब अपना कीमती समय दे रहे हैं। इनका काम नहीं है पत्रकारिता, इन सब के कंधों पर एक सामाजिक दायित्व है जिसको ये पूरा करें। शुक्रिया, आप लोगों ने हमें समय दिया। और आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि सास बहू तमाम सीरियल्स को, टीवी अखबार छोड़ के, अगर इस 1 घंटे की बहस आपने देखी, सुनी, तो आपका बच्चा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जरूर सफल होगा। ये अब आप पर है कि आप इसको पसंद करते हैं या क्या सुनना चाहते हैं। शुक्रिया सर आप लोगों का। और मैं जब भी डिस्टर्ब करूं, प्लीज आप लोग जरूर जुड़िए, मुझे उम्मीद रहती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।